डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन नंबर 21। कलर चेंज करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड द गवर्नमेंट विल एक्सटेंड हेल्प टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मैंने आपको बताया था बिना फॉर्मूले के हमें इन क्वेश्चंस को कुछ सेकंड्स में करना है। तो कैसे करना है? सबसे पहले आपका जो आरवी दे रखा है उसकी वर्ब चेक करना। सबसे पहले जैसे एक्टिव पैसिव हमने 4 कॉन्सेप्ट में खत्म किया, उसी तरीके से नरेशन को कॉन्सेप्ट्स में मात्र 5 कॉन्सेप्ट्स में खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें फोकस करना है केवल वर्ब पे। तो वर्ब क्या है? हैज सेड। पहले आप मुझे बताओ हैज सेड किस में आता है? ये आता है प्रेजेंट में। तो हमेशा ध्यान रखना अगर क्वेश्चन प्रेजेंट है तो आंसर प्रेजेंट में आएगा। इन सभी ऑप्शंस में ये चेक कीजिए कि आरवी किस किस का प्रेजेंट में है। ये पास्ट है, हटा दो। ये प्रेजेंट है, लगा दो। ये पास्ट है, हटा दो। ये प्रेजेंट है, लगा दो। तो हमें ये पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में से ही आंसर होगा, ये तो कंफर्म है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट पे। अगर आरवी हमारा प्रेजेंट में दिया हो तो यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है अगर फ्यूचर में दे रखी है तो इसका आंसर किस में आएगा? फ्यूचर में ही आएगा। विल शैल फ्यूचर है तो बी और डी में से सिर्फ वो ऑप्शन को आप छांटिए जो फ्यूचर में हो। तो ऑप्शन नंबर बी तो फ्यूचर में है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी फ्यूचर में है क्या? चेक करो एक बारी। नहीं बेटा, देखो यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंडेड लिखा हुआ है, मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है। मुझे आपको फ्यूचर में आंसर लगाना है तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने बोला उन सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। अब देखिए, माई नेबर सेड टू मी हेलो हाउ आर यू। ये पी को एक बार आप हटा दीजिए, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो माई नेबर सेड टू मी हेलो हाउ आर यू। हम जब इस तरीके से बोलते हैं ना, नमस्कार, हेलो, हाय, ये सब ग्रीटिंग्स होती है। तो इसमें लिखा हुआ है माई नेबर ग्रीटेड, तो यहाँ पे ग्रीटेड आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो ये तो कंफर्म है आंसर होगा, इसमें सैड लिखा हुआ है क्योंकि इसे ग्रीट करना बोलते, जैसे मॉर्निंग विश करना, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया, नमस्कार, हाय, हेलो हो गया। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हम ग्रीट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो पहले तो मेरे नेबर ने, पड़ोसी ने ग्रीट किया, हेलो, ग्रीट कर दिया भाई। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूं, मतलब हाउ आर यू। अब एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्वेश्चन बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, चाहे सेंटेंस इंपेरेटिव हो, चाहे सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इंटेरोगेटिव हो, डब्ल्यूएच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव, नेगेटिव, डिक्लेरेटिव, कोई भी किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, तो सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा और उसके बाद ही आपकी वर्ब आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से पहले तो ये चेक कर लो कि इसमें किस ऑप्शन में पहले सब्जेक्ट दे रखा है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो ये एल नहीं है, ये आई लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने सब्जेक्ट दिया हुआ है बाद में और हेल्पिंग वर्ब दी रखी है पहले। ऑप्शन नंबर डी में देखो इन्होंने सब्जेक्ट दे रखा है पहले और हेल्पिंग वर्ब दे रखी है बाद में, मतलब आंसर यही है। क्योंकि इंटेरोगेटिव जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा। इनडायरेक्ट बनाते वक्त, मैं डायरेक्ट की बात नहीं कर रही, इनडायरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। नेहा एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। सबसे पहले एक्सक्लेम्ड किस में आता है? आप सभी लोग जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए थे, मतलब अपनी अपनी रैंडम फीलिंग, सडन फीलिंग एक्सक्लेम्ड करना, वो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। अब यहाँ पे जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं तो इन सेंटेंसेस को ऐसे लिखते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बंगलो, राइट। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से नहीं होगी, सब्जेक्ट से नहीं होगी। सेंटेंस की स्टार्टिंग जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बंगलो, हाउ आ, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है, ये तो कंफर्म है ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सी और डी में से आंसर होगा। तो बेटा जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना, वाह क्या बंगलो है, तो उसका सही इंग्लिश एक्चुअल में होता है व्हाट अ ब्यूटीफुल बंगलो। जैसे मान लो आप रैंडम जा रहे हो और आपको बहुत ही सुंदर सुकन्या मिल गई, तो आप क्या बोलोगे? वाओ व्हाट अ ब्यूटी, राइट। तो व्हाट अ ब्यूटी, इस तरीके
तरीके से व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वो आपकी जो सडन फीलिंग जो एक्चुअल में आप रियलिटी में आप करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो ही आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे मूव करते हैं 24 पे। द बॉय रिक्वेस्टेड, मुझे रिक्वेस्टेड से ये पता चल गया सेंटेंस इंपेरेटिव है, क्योंकि बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस में या तो ऑर्डर दिया जाता है, चल भाई ये काम कर, या प्लीज टप्पू के पापा ये काम कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट, ऐसे मतलब रिक्वेस्ट जब विनती की जाती है तो अपन रिक्वेस्ट वाले वाक्य जब भी आते हैं हमेशा एक चीज गांठ बांध लेना, सेंटेंस में या तो कहीं ना कहीं प्लीज मिलेगा आपको आरएस में, या फिर कहीं ना कहीं काइंडली मिलेगा। तो इन चारों ऑप्शन में पहले ये देख लो कि आरएस के किस पोर्शन में प्लीज और काइंडली है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है। ये क्वेश्चन तो देखते ही सही हो गया, जो कि टीयर 2 मतलब मेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसा ये फंडा जरूरी नहीं होता कि अपन क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो ही आंसर आएगा। रिक्वेस्ट से दिमाग की चक्री घूमी और पता चला इंपेरेटिव, और जहां जहां रिक्वेस्ट आता है वहां प्लीज और काइंडली जैसे शब्द जरूर आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। The supervisor said to the worker, how long have you been working for this company? अब देखिएगा सबसे पहले यहां देखिएगा, जब भी सेंटेंस हाउ लॉन्ग, व्हाट, हाउ मतलब इंटेरोगेटिव, जब भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव कोई भी आपका वर्ड से शुरू हो, जैसे वेयर, वाई, प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हम इंटेरोगेटिव वर्ड भी बोलते हैं या क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, उनसे शुरू हो, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा उसमें कोई भी कनेक्टर यूज नहीं होगा। ना तो इफ आएगा, ना डेट आएगा, ना 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 ही वेदर आएगा, ना टू आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे पहले ऑप्शंस को अलग कर लो जिसमें एक भी कनेक्टर ना हो, क्योंकि ये जो वर्ड दिए गए ना, हाउ लॉन्ग हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, वाई, ये खुद अपने आप में कनेक्टर का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में तो कोई कनेक्टर नहीं है, ये सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में देखो ये कनेक्टर दे रखा है तो ये गलत कर दो। ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ये भी हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में है फॉर, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये कंफर्म हो गया मेरे को, ए और सी में से आंसर होगा। दूसरी चीज जो गौर करने वाली है वो ये है कि बेटे जब भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो या इंपेरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आती है। तो आप ऑप्शन नंबर ए और सी में से सिर्फ वो ऑप्शन छाट के अलग कर लो जिसमें सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हो। बेटा देखो ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, ये रहा मेरा सब्जेक्ट और ये रही मेरी हेल्पिंग वर्ब, मतलब कंफर्म हूं मैं, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब आप देख पा रहे हैं जो बेसिक क्लास मैंने ग्रामर की ली थी, मैंने, हाँ एक चीज और बता देती हूँ, मैंने अलग से बच्चों के लिए बेसिक क्लास ले रखी है। देखो मैंने अपना कोर्स ऐसे डिजाइन किया है कि जो बच्चा बेसिक से पढ़ रहा है, मतलब जीरो लेवल से, जो कभी भी क्लास नहीं लिया है, उनके लिए अलग तरीके से पेपर मतलब कोड डिजाइन है, तो पहले वो जीरो लेवल से पढ़े। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने लेवल पढ़ा हुआ है या उनको आता है या वो पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए सीधे प्रैक्टिस सेशन प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेसिक क्लियर किया हुआ है, आता भी है, लेकिन वो रट्टाफिकेशन किए बिना लॉजिकली पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो मैंने कोर्स डिजाइन किया है वो पहले ग्रामर और फिर प्रैक्टिस सेशन है। लेकिन जो बच्चे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस से मतलब है उनको कि मैं प्रैक्टिस चाहिए, हमको अभी इतना नहीं टाइम है अपने पास, ना हमें देना क्योंकि मैं आता है, उनके लिए प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो उस हिसाब से बेटा चेक करना। और तब भी अगर आपको कोई दिक्कत आए, आपको कोई चीज समझ नहीं आया ना, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, या तो बेटा इस नंबर पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इससे रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, या फिर आपने जो यूक्लिड कैंपस ऐप डाउनलोड किया हुआ है ना, उसमें जो चैट ऑप्शन है वहां जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों जगह से जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, वैसे टेलीग्राम पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, आपका मतलब सारे सोर्सेज है, चॉइस आपकी है जैसे आपको ठीक लगे। मैं मूव कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 26 पे। ज्यादा बातें करना सही नहीं है क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ ना आपका टाइम वेस्ट होना चाहिए और ना ही हमारा, क्योंकि हमारा टाइम बहुत प्रीशियस है। मैं जितना टाइम बचाऊंगी उतना दूसरे कंटेंट में दूंगी तो कोर्स हमारा ज्यादा आएगा, ठीक है, और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं सीधे। I told him that
इफ ही वेंट अराउंड द पार्क ही वुड सी सम रेयर फ्लावर्स। अब आपको इसका आंसर निकालना है। अब समझो, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको करना क्या है। सबसे पहले जब आपके क्वेश्चन में कनेक्टर आ जाए, जैसे यहां दे रखा है दैट, एक मिनट में सरफ कर देती हूँ दैट, तो जब भी कनेक्टर आ जाए ना तो ये समझ जाना सेंटेंस इनडायरेक्ट में है, मतलब मुझे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाना है। और डायरेक्ट में जब भी बनाना हो या इनडायरेक्ट बनाना हो, मैंने आपको एक ही चीज बताई है। सबसे पहले हम लोग किस पे काम करेंगे बच्चा लोग, हम लोग काम करेंगे वर्ब्स पे। तो वर्ब्स हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो ये वर्ब है भाई मेरी, और एक ये वर्ब है मेरी। बस मुझे इससे आंसर, जहां तक है मुझे उम्मीद है यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब मुझे आप बताओ बेटा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म कब आती है? इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म तब आती है जब सेंटेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या एस और यस हो। अगर क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और यस दे रखी है तो इनडायरेक्ट करते वक्त हम उसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले तो वो ऑप्शंस अलग कर लीजिए जहां पे वेंट की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो दे रखा हो। तो ऑप्शन नंबर ए में गो है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, वेंट का वेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, वेंट का वेंट नहीं आएगा। तो ये तो कंफर्म है, आंसर ए और सी में से आएगा। तो ये तो भाई कंफर्म कर दिया। अब हम चेंज करते हैं कलर और नेक्स्ट मूव करते हैं। बेटा इसमें दो वर्ब थी, एक तो वेंट था और एक थी मेरी वुड। अब आप लोग मुझे बताओ कि सेंटेंस में अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो बेटा सेंटेंस में वुड कब आता है? जब क्वेश्चन में मतलब डायरेक्ट में विल दे रखा हो। विल का ही तो वुड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, वैसे ये चेक कर लो कहाँ विल है। तो ऑप्शन नंबर ए में तो मुझे वुड दिख रहा है, ये तो गलत कर दो भाई। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में तो विल दिख रहा है ना, ये मेरा आंसर हो सकता है और यही मेरा राइट आंसर है। लेकिन अगर मान के चलो आपका ये भी आंसर विल होता, ऐसा आपके मन में आ सकता है मैम ऐसे होता, तो बेटा तब सेकंड मैंने कॉन्सेप्ट बताया, पहले अपन वर्ब पे काम करेंगे और उसके बाद हम काम करेंगे प्रोनाउंस। लेकिन इसमें मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने सीधे आंसर लगा दिया ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन जो आया था एग्जाम का, जो क्वेश्चन था सीजीएल का, देखो कितना इजी हो गया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शी टोल्ड हर ब्रदर डैड, जैसे ही कनेक्टर आ जाए मुझे ये पता लग जाएगा सेंटेंस इनडायरेक्ट का है, मुझे डायरेक्ट में बदलना है। और जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना हो तो आप सबसे पहले किस पे काम करेंगे? वर्ब पे। तो बेटा पहले वर्ब हाईलाइट करते हो, वर्ब है मेरी वॉज गोइंग। अब आप मुझे बताओ वॉज प्लस आईएनजी कब आता है क्वेश्चन में? जब डायरेक्ट क्वेश्चन में इज, आर, एट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त हम वॉज प्लस आईएनजी लगाते हैं। इन चारों ऑप्शन में से पहले वो ऑप्शन अलग कर दीजिए जिसमें इजआरएम प्लस आईएनजी दे रखा हो। इसमें तो दे रखा है, ये आंसर होगा। इसमें नहीं दे रखा बेटा, वॉज वन नहीं चाहिए, विल तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ओहो, इसने थर्ड फॉर्म दे दी मुझे बेटा, आईएनजी फॉर्म चाहिए, इसको हटा दो। सीधा सीधा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दो। राइट, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। The librarian said to her, "You can borrow only 2 books at a time." लाइब्रेरियन ने कहा है भाई एक टाइम में 2 ही बुक्स बोरो कर सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले काम, एक ही काम है हमारे पास, वर्ब पे काम करना। पहले ये चेक कर लो कि कैन को किस में बदलेंगे। बेटा कैन बदलेगा कुड में। तो पहले तो अपना एक ही काम है, हम ऑप्शंस में से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते जिसमें कुड हो। तो ऑप्शन नंबर ए में कुड़ रहा है ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी नहीं कुड़ रहा, इसको हटाओ। ऑप्शन नंबर सी कुड़ रहा है, इसको लगाओ। और ऑप्शन नंबर डी नहीं कुड़ रहा, इसको हटाओ। तो कुड़ने वाले लोगों को अलग कर दो, ए और सी। ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि आंसर या तो ए है या सी है। जब आपको ये कंफर्म हो जाए और इसमें वर्ब आपको आगे ना मिले तो पहले क्वेश्चन में इतना चेक कर लो कि इसमें अलग क्या चीज है। जैसे द लाइब्रेरियन टोल्ड हर दैट है, टोल्ड हर दैट है। अब इसमें काम आएगा अपना प्रोनाउन, क्योंकि वर्ब के बाद जो साथ निभाता है साथिया वो है हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन सबसे पहले चेक करेंगे यू। ये कौन सा पर्सन है बेटा? सेकंड पर्सन। अब आप मुझे बताओ सेकंड पर्सन किस में बदलता है? सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई हमारा? हर, हर हर महादेव। हर आता है एक लड़की के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में से जहां भी लड़की वाला प्रोनाउन है मतलब कि शी है, वही मेरा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए में तो शी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में मुझे दे रखा है, ये गलत है।
तो ये मुझे कंफर्म हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बताइए, द लैंडलॉर्ड सेड टू मी, डिड यू पे द वाटर बिल ऑन टाइम? क्या आपने वास्तव में वाटर बिल पे कर दिया ना टाइम पे? वो पता नहीं, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जब भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, मतलब इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आए, तो कनेक्टर या तो इफ आता है या वेदर आता है। तो पहले तो वो ऑप्शन अलग कर लो जिसमें ना तो इफ हो और ना ही वेदर हो। तो ऑप्शन नंबर देखो, इसमें इफ है, ये इफ आई है बेटा, आई इफ आई मत समझना, ये इफ आई दे रखा है, ठीक है। ये इफ है, ये आई है, ऐसे इसको लिख लो, ये इफ है, ये आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे डेट दे रखा है, इसे हटाओ। यहाँ पे तो कनेक्टर ही नहीं है, इसे तो वैसे ही हटा दो। तो ये तो कंफर्म है, राइट आंसर मेरा या तो ए आएगा या मेरा राइट आंसर क्या आएगा बेटा? राइट आंसर आने वाला है बी। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, जब भी क्वेश्चन में डिड आए, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है। मैंने टेंस में बताया था आपको, 20 मिनट में क्लास खत्म की थी टेंस की, मैंने बताया था पूरा टेंस मात्र 20 मिनट में, वो क्लास जरूर ले लेना, बहुत प्रॉफिटेबल थी। तो डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, तो डिड के बाद जब फर्स्ट फॉर्म आएगा तो किस में बदलेगा? ये बदलेगा हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से वो ऑप्शन अलग कर लो जिसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो। इसमें मुझे हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, लेकिन इसमें ओनली सेकंड फॉर्म है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखो 29 क्वेश्चन भी आपने फटाक से कर लिया, जादू की झांपी और जादू का क्लास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिसमैन वार्नड अस नॉट टू ब्लॉक द ट्रैफिक। भाई पुलिसमैन ने वार्निंग दी है, अगर ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया ना नलायको, तो बन जाएगा तुम्हारा चालान कट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, सही बात है भी, होना भी चाहिए। जितना स्ट्रिक्ट रहेंगे तो उसी हिसाब से लोग रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और आंसरेबल बनेंगे तो बेटा अपना जो लाइफ है वो सीधा चलेगा। खैर आगे मूव करते, देखना, जब भी क्वेश्चन में नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस से जब नॉट टू आता है ना, तो वो सेंटेंस बनते हैं इंपैरेटिव, क्योंकि बेटा इंपैरेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें नॉट आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं नेगेटिव में। तो जब भी नॉट वाले इंपैरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग डू नॉट से होती है या फिर डोंट से होती है। इसमें डज या फिर डिड ये वर्ड नहीं आते, डू नॉट आता है। अब क्यों आता है वो आप कॉन्सेप्ट में देखना, पर अभी यहाँ समझ लीजिए डोंट या डू नॉट। तो आप पहले वो ऑप्शन अलग कर लीजिए जिसमें या तो डोंट हो या फिर डू नॉट हो। तो ऑप्शन नंबर ए में तो दिख ही नहीं रहा, इसमें दिख रहा है, ये तो लग हो सकता है आंसर। इसमें लेट लेट वाला नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर आपका बी आएगा। क्लियर? दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना, ये कनेक्टर है बेटा टू, और जब भी क्वेश्चन में नॉट टू आता है ना तो ये कनेक्टर बनता है टू, और कनेक्टर बनेगा मतलब ये इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट से मुझे किस में कन्वर्ट करना है? डायरेक्ट में। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूल्स अलग होते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के रूल्स फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। मैं उन रूल्स फॉर्मूला को ज्यादा ऐसे मतलब प्रमोट ना करते हुए मैं आपको यही कहूंगी कि अगर वैसे पढ़ोगे इंग्लिश टफ लगेगी, इस तरीके से सॉल्व करोगे इंग्लिश आसान लगेगी। अब मूव करते क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन